रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़े हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, इंक्लूडिंग प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, ये सब हम पढ़ते हैं, ठीक है इसमें। सो फर्स्ट टॉपिक है इसमें, लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली ये सब तो तुमने पहले भी पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना, बोर्ड लेवल तक तो सबको आता होगा थोड़ा बहुत, फिर भी हम देखते हैं एक बार। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, जनरली दो तरह के मीडियम होते हैं, ओपेक और ट्रांसपेरेंट। एक ट्रांसलूसेंट मीडियम भी होता है। तो ओपेक मीडियम वो होता है जिसमें लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है। व्हाट इज ओपेक मीडियम? जिसमें लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती। एंड व्हाट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम? जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर सकती है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम में क्या होता है, कुछ पार्ट, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट उसके अंदर ट्रेवल कर सकता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। समझ में आया? सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमें कैसा मीडियम चाहिए होता है? कौन से मीडियम में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है? ओपेक, ठीक है। सो ये ओपेक मीडियम है, ये ओपेक सरफेस है। जब भी लाइट रे किसी भी ओपेक सरफेस की मीडियम की बाउंड्री पर आती है, तो वहीं से वो बाउंस बैक हो जाती है इनटू द सेम मीडियम। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सब तो पता होगा, है ना। जिस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्ट होती है, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक होती है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब याद आया? पता है ना सबको? एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। जो जो तुम्हें पता है वो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। एक और लॉ क्या होता है कि ये जो इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम जनरली देखते हैं फर्स्ट मिरर्स, प्लेन मिरर्स में, ठीक है। प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसा होता है, कैसी इमेज बनती है? जैसे मान लो प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से इसकी इमेज बनानी है मुझे प्लेन मिरर में। तो एक रे अगर मैंने मान लो ऐसी भेजी, तो रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल पर ऐसे चली जाएगी। एक रे मान लो मैंने ऐसी भेजी, तो रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल पे ऐसे चली जाएगी, ठीक है। मतलब ये एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह सेम रहता है, चाहे कैसी भी सरफेस हो। जब इसको हम पीछे ट्रेस करेंगे, ये रियल में मिल रही है क्या, मुझे बताओ? ये कभी रियल में मिलेगी क्या आगे जाके? ये रियल में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जब हम इसको पीछे ट्रेस करेंगे, तो ये जिस पॉइंट पर मिलेगी वहां पर इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? रियल या वर्चुअल? ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। सो दिस इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। देखा ही होगा ना, प्लेन मिरर में तो रोज आप खुद की इमेज देखते होंगे। लेटरली इन्वर्टेड बनती है, सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस की बनती है, ठीक है। तो सिंपल है, सबको आता है, जल्दी से लिखो।
लिख लिया? लिख लिया? yes. ओके, then second, spherical mirrors. स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर कैसा होता ये कॉनकेव मिरर होता है ना? बेसिकली इसमें रेस किधर आती है? इसके इनर पोर्शन पर आती है हमेशा, चाहे मिरर को ऐसे बना दो। तो इसमें अब इसमें रेस किधर से आएंगी? इसमें रेस इधर से आएंगी। ठीक है, सो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये कन्वर्जिंग होता है, ये मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है। देन कॉन्वेक्स मिरर, इसमें पॉलिशिंग अंदर से करते हैं हम। ठीक है, और रेज आती है बाहर वाली सरफेस पर। ये बाहर वाली सरफेस होती है कॉन्वेक्स सरफेस, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें भी रेस कहां से आएंगी? बाहर से। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर्स में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखना है। जैसे इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, ये है पॉइंट पोल। ठीक है, इधर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, या तो ये क्या होगा? इधर से जिस तरफ से रेज आती है उधर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा? ये है फोकस इसका, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से फोकस की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। इसके इस अगर ऊपर वाले में लिखेंगे हम तो ये पोल होगा, फोकस इसका इधर होगा, सेंटर इधर होगा। समझ में आया? पोल से फोकस की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, देन कॉन्वेक्स मिरर, इसका पोल ये, इसका फोकस इधर होगा, इसका सेंटर इधर होगा। ठीक है, ये फोकल लेंथ है इसकी। ये सब जो तुम्हें पहले से पता है वो हम ज्यादा डिटेल में टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, देन ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ। अब देखो इसके कुछ फॉर्मूला, जैसे फर्स्ट वन इज मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? क्या होता है मिरर फॉर्मूला? वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू। इसमें v क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। और ये सब विथ साइन कन्वेंशन रखना है हमें। साइन कन्वेंशन क्या होंगे अभी बताऊंगा मैं। ये सब क्या कैसे रखना है? अलोंग विथ साइन कन्वेंशन। ठीक है, इसके अलावा और क्या फॉर्मूला याद रखना है इसमें तुम्हें? सेकंड फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक और इसमें होता है माइनस वी बाई यू। ये सब तुमने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है।
सब कुछ साइन कन्वेंशन के साथ रखना है, ये लिखो, फिर साइन कन्वेंशन बताता हूँ। लिख लिया? सर एक बार पिछले वाला पेज दिखा सकते हैं? हाँ, हो गया? हटा दूं? सर हो गया। अब साइन कन्वेंशन देखो। जैसे मान लो ये कौन सा मिरर है, थोड़ा रिप्लाई भी करो पढ़ने के साथ साथ। दिस इज ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। मान लो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इससे जो रे कॉनकेव मिरर पर जाएगी, ये मान लो ये रे कॉनकेव मिरर पर गई उस ऑब्जेक्ट से, तो जिस डायरेक्शन में रे जा रही है, जिस डायरेक्शन में रे जा रही है उस डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव लेना है। उस डायरेक्शन में सारे मेजरमेंट क्या लेना है? पॉजिटिव, ठीक है। मतलब पोल को, ये पोल है, इसको ओरिजिन मान लो 0,0, तो पोल से इस तरफ सब पॉजिटिव, रे की डायरेक्शन में सब पॉजिटिव, इस तरफ सब नेगेटिव हो जाएगा, रे के अपोजिट डायरेक्शन में सब नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो जैसे मान लो मैंने पूछा इस केस में यू क्या है? नेगेटिव। मान लो फोकस यहाँ है, तो फोकल लेंथ भी क्या है? नेगेटिव, है कि नहीं है? समझ में आया क्या? जी हाँ सर। हाँ, एक और केस देखो। ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है।
ये कॉन्वेक्स मिरर है। मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से रे जाएगी इसमें, ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है 0,0, तो रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव है, ठीक है, रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव है। तो इस केस इसका फोकस किधर होगा, इधर होगा, फोकस अंदर की साइड होता है। तो यू बताओ, यू क्या है? नेगेटिव। यू ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस होती है, इट इज नेगेटिव। एंड फोकल लेंथ, फोकस से पोल की डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है। फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ में आया? यस सर। एक और केस देख लो, एक और केस देख लो। ये कौन सा मिरर है? कौन की है? ये कौन क्यों मिरर है? ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इससे रे गए। तो जिस तरफ रेज जा रही है, हमारे काम की रेज जिस तरफ जा रही है, जैसे इस केस में रे इधर जा रही है, तो इस तरफ हमें पॉजिटिव लेना है। समझ में आया? तो ये 0,0 से, मुझे बताओ इस केस में यू क्या है? नेगेटिव। और मान लो ये एफ है, ये फोकस इधर है, यू नेगेटिव है और एफ एफ भी नेगेटिव। एफ भी नेगेटिव। समझ में आया? यस। तो जिस तरफ इमेज की डिस्टेंस भी आप बता सकते हो, रे की डायरेक्शन में बन रही है, रे की डायरेक्शन की तरफ उसकी डिस्टेंस है तो पॉजिटिव है, वरना नेगेटिव है, ठीक है। सो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो 30 सेंटीमीटर पे, ये मिरर है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड वी। सोल्व करके बता दो जल्दी से, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा तुम्हें आया है कि नहीं आया। आ गया? सर 15। 50 सोल्व करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v प्लस 1/, ठीक है। f कितना पुट करें? f कितना है? -10। -10। क्यों? तो इससे रे इस तरफ जा रही है, तो इस तरफ हमें पॉजिटिव लेना है, तो फोकस तो इधर है, फोकस तो इधर है 10 सेंटीमीटर, तो f क्या पुट करेंगे? -10 सेंटीमीटर, है ना। कॉनकेव Yes, मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। देन u कितना पुट करेंगे? -30। तो 1/-10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/30। तो 1/v इज इक्वल टू 1/30, उधर चला जाएगा -1/10, एलसीएम आएगा 30, ये 1-3, ठीक है। सो -2/30 मतलब -1/15, तो v आया -15 सेंटीमीटर। बताओ किधर इमेज बनी? जिस साइड ऑब्जेक्ट है, -15 मतलब, जिस हाँ यहाँ पर बनी है, जिस ये साइड इमेज बनी है, ठीक है। ये रियल इमेज बनी है, उसी साइड बनी है, मतलब रिफ्लेक्ट होके मिली है रेस रियल में, तो ये कैसी इमेज बनी है? रियल इमेज। समझ में आया? साइन कन्वेंशन समझ में आ गया सबको? यस। लिख लो।
लिख लिया? सर प्लेन मिरर के लिए भी सेम होगा ना, मतलब जिस साइड से रे आ रही है उसको उस साइड को पॉजिटिव लिखते हैं। प्लेन मिरर में तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ दूसरी तरफ वर्चुअल इमेज बनेगी उतनी डिस्टेंस पर, तो उसमें तो सेम v निकालना है तो सेम डिस्टेंस पे बनता है ना? ओके जी सर। हटा दूं? तो मैं तुमसे पूछूं अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कौन सा मिरर है? कॉनकेव। और पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स। 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 v नेगेटिव है तो कौन सी इमेज है? मिरर के केस में, लेंस के केस में अलग हो जाएगा। मिरर के केस में अगर v नेगेटिव है तो रियल इमेज है, v पॉजिटिव है मतलब दूसरी साइड बन रही है तो वर्चुअल है। समझ में आया? यस सर। यस सर। डन? यस सर। एक और क्वेश्चन कर लो फॉर प्रैक्टिस। ये ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ये मिरर है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर ले लो। फाइंड v। अच्छा मैंने यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखवाए नहीं थे तो तुम लिखवाने की जरूरत है क्या स्टार्टिंग में? पता है ना वो तो? यस सर पता है। लॉज ऑफ, हाँ, बुक वगैरह में भी मिल जाएगा तुम्हें। आ गया आंसर? यू कितना है बोलो? इस डायरेक्शन में रेज जाएंगी इस पे, तो मतलब राइट साइड पॉजिटिव लेना है, तो यू तो लेफ्ट साइड है तो -20। फोकल लेंथ, फोकस किधर होगा इसका? इधर +20। +20। पुट कर दो इस फॉर्मूले 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। सोल्व करूंगे आगे बढ़े? v 10 सेंटीमीटर। चलो चेक कर लो। 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20, तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 + 1/20 मतलब 1/10। v आया 10 सेंटीमीटर। किधर बनेगी इमेज? तो राइट यहाँ हैंड पर। साइड। ठीक है, बना के भी दिखाऊं क्या रे डायग्राम? ये से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, पीछे मिलाओगे तो यहाँ मिलेगी ऐसे। ठीक है, अब लिखो रिफ्लेक्शन छोटा सा था, रिफ्रैक्शन लो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जनरली तब होता है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो दूसरे मीडियम में लाइट रे तब ही जाएगी जब वो मीडियम हो ट्रांसपेरेंट, जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर पाए, है ना। अगर ओपेक मीडियम हो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा ही नहीं, वहां पर होगा रिफ्लेक्शन, वो हमने देख लिया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम में। तो मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2, ठीक है। मान लो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। रेयर डेंसर पता है ना, ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा Yes. होती है कंपेयर टू दूसरा मीडियम, उसको बोलते हैं रेयर। और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है कंपेयर टू अदर मीडियम, उसको बोलते हैं डेंसर, ठीक है। जैसे एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक्चुअली ये वैक्यूम में होती है, एयर में इतनी हम ले सकते हैं, एयर में हल्की सी कम होती है, इससे थोड़ी सी कम, ठीक है। इसको हम सी भी बोलते हैं। समझ में आया व्हाट इज सी? इट इज अ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और किसी मीडियम में जब लाइट रह जाती है तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो एयर बाकी सबके कंपेयर में रेयर मीडियम होता है। समझ में आया? सो जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड में चेंज होता है, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पर इसकी। तो जब भी स्पीड में चेंज होता है तो लाइट रे अपने पाथ से डेविएट हो जाती है ना। तो इस केस में ये टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट होगी, ऐसे। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस केस में आई इज ग्रेटर देन आर होगा। टुवर्ड्स दी नॉर्मल ये डेविएट हो गई, बेंड हो गई, इसका ओरिजिनल पाथ था ये। और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? आई माइनस आर। समझ में आया क्या? और अगर लाइट रे इसके अपोजिट अगर डेंसर से रेयर में आती है तो क्या होगा? किधर बेंड होगी? अगर लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम में ऐसे आती है तो ये इसके ओरिजिनल पाथ से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है, ऐसे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड ये वो एंगल जिस एंगल से डेविएट हुई। तो इस केस में आर इज ग्रेटर देन आई है एंड एंगल ऑफ डेविएशन है आर माइनस आई। जो भी बड़ा एंगल होता है उसमें से छोटा एंगल माइनस करो, ठीक है। और अगर रे, सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, क्या? अगर रे अलोंग द नॉर्मल आए ऐसे, तो ये विदाउट डेविएशन सीधी की सीधी चली जाती है। इस केस में आई इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 0। समझ में आया? Yes, sir. ये सब तो तुम्हें पहले से पता होगा, नहीं भी पता है तो अभी समझ में आ गया होगा। लिखो इसको। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हम देखते हैं क्या होता है। हो गया?
हटा दूं? Yes. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एन, ये क्या होता है? देखो देखो, ये हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी मीडियम कितना डेंसर है या कितना रेयर है कंपेयर टू अदर मीडियम। ठीक है, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो उतना ही डेंसर होगा। उतना ही डेंसर होगा मतलब उसमें उतना ही स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। समझ में आया? डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है ना? तो जनरली इसको हम मेजर करते हैं, ये एक नंबर है हर मीडियम का, इसको हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। जैसे मैंने बोला कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, मतलब उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है c/2। समझ में आया क्या? मतलब कितनी? 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि पर्टिकुलर उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम्स डिक्रीज हो गई है कंपेयर टू वैक्यूम। समझ में आया क्या? जैसे मैंने बोला किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी? c/3। आया समझ में? समझ में आया क्या? यस सर। सो यही फॉर्मूला से भी तुम निकाल सकते हो डायरेक्ट, ऐसे नहीं समझ में आता है तो। सो ये लिख लेते हैं अभी, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द फैक्टर by which speed of light decreases in a medium। किसी भी मीडियम में किस फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये वैक्यूम या एयर, दिस इज एयर और वैक्यूम, इसमें स्पीड ऑफ लाइट है c। दूसरे मीडियम में आने के बाद दूसरा इज अदर मीडियम, इसमें स्पीड ऑफ लाइट होगी मान लो v। ये कोई दूसरा मीडियम है, अदर मीडियम, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा c/v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ पे मैं मीडियम लिख सकता हूँ। ये v क्या है? ये इस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मुझे निकालना है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का फॉर्मूला क्या होगा? c/स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये होगा ना? c कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होती है, वो होती है 2 इंटू 10⁸। तो कितना आएगा? 3/2। एक और एग्जांपल देखें वाटर का। हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 4/3। ठीक है, हमसे पूछा फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, बताओ कितनी होगी? टू 2.2 into 10 to the power 8।
फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, C अपॉन NW, ये यूज करेंगे ना। थ्रू NW का मतलब N is refractive index, W is water, refractive index of water with respect to air. और सर वो V मतलब V मतलब स्पीड ऑफ लाइट। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पूरा लिखूं क्या? यहाँ पर इस V का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। V मीडियम का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे VW का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। हमसे पूछा था फाइंड VW, ये पूछा था हमसे, तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है C बाई V, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होगा C बाई V ऑफ वाटर, ये होगा ना। यस सर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें गिवन है 4/3, C की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁸ अपॉन VW मुझे निकालना है, तो VW उधर ले जाओ, तो 3 इंटू 3 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आएगा आंसर। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. Yes. हाँ सर। अब देखो, स्पीड ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू होगा C बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ये फॉर्मूला है ना। ये n क्या होता है, इट इज ए फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम डिक्रीजेस। समझ में आया क्या? हाँ सर। जैसे n2 है तो C/2 हो जाएगा, n3 यही फॉर्मूले से तो लिखा है मैंने। आया समझ में? Yes, sir. तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, होगी कि नहीं होगी? C तो कांस्टेंट है ना, C तो Yes. कांस्टेंट है Yes, ना। sir. हाँ सर। तो मान लो दो मीडियम की मुझे स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो निकालना है, मान लो वाटर और ग्लास है या कोई भी दो मीडियम है, तो हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V1/V2 इज इक्वल टू N2/N1, ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? Yes, sir. देखो मतलब दोनों में से कोई तो एक क्वेश्चन में गिवन होगा। हाँ, क्वेश्चन कराऊं क्या इससे रिलेटेड? ये प्रूफ करके भी देख सकते हो तुम चाहो तो। जैसे मान लो ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, ये एक रे आ रही है V1 की स्पीड से और इस मीडियम में स्पीड हो गई V2, तो इन हमें हमें पता है N1 क्या होगा, V1 क्या होगा, C/N1 होगा कि नहीं होगा, और V2 क्या होगा, C/N2। ये फॉर्मूला है ना। समझ में आया क्या? अरे सिंपल Yes, फॉर्मूला है sir. ना, तो तो V1/V2 क्या होगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, N2/N1। Into N1.
सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. नेट बंद हो गया था, कितनी देर हो गई? मुझे पता नहीं चल रहा है, तुम रिप्लाई नहीं करते हो, तो मुझे अभी पता लगा मेरा नेट बंद हो गया। कितनी देर से मेरी आवाज नहीं आ रही? 3-4 अरे मिनट। 5 मिनट के आसपास। इसलिए रिप्लाई बीच बीच में क्या करूं? ये मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखवाया था, तुमने देखा था? कहाँ तक देखा था? ये मैंने इतना और पढ़ाया था उसके बाद। नहीं सर ये दिखाई नहीं। और ये हाँ सर ये वाला दिखा था। तो यहाँ से पढ़ा हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। हाँ सर। सो इसी में समझो, स्नेल्स लॉ क्या होता है? ये स्नेल्स लॉ, जैसे दो मीडियम है, एक मीडियम में रिफ्लेक्ट जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n1, एक दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n2, ठीक है? देन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R। मतलब एक मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू अदर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ अदर एंगल। समझ में आया? सो n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R। ओके, समझ में आया? yes, sir. अरे यस नो नहीं बोलते हो तो फिर भी नेट बंद हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, दिस इज सेकंड लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है? फिर मैंने क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन दिया था, इसमें मैंने पूछा फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन आई वाज वेटिंग, तब मैंने देखा नेट ही बंद हो गया। सो इसको सोल्व करो। ये एयर है, इसमें रे आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। ये दूसरा मीडियम है, इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3 है। फाइंड आउट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
हो गया। Sir, 30 degree. स्नेल्स लॉ लगाएंगे। सो n1 एयर का कितना होता है 1, यहाँ पे लिखेंगे n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। एयर का कितना होता है 1 n2 sin 60 कितना होगा √3/2। n2 का कितना होता है, n2 कितना गिवन है √3 इंटू साइन r। √3 से √3 कैंसिल, तो साइन r आया 1/2, तो कितना आएगा r 30 डिग्री। सो ये एंगल आया 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड आउट एंगल ऑफ डेविएशन, कितने एंगल से रे डेविएट हुई, ये वाला एंगल। व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? 30 degree. 30 डिग्री। 60 माइनस 30 30 डिग्री। समझ में आया? तो स्नेल्स लॉ लगा के हम ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, पेज चेंज कर दूं? हटा दूं? अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक। एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ क्या होता है? देखो देखो जनरली तुमने देखा होगा कि तुम जैसे कहीं पर अगर वाटर भरा हुआ, जैसे कोई टैंक वगैरह है या पूल है, उसमें तुम ऊपर से देखते हो तो उसकी डेप्थ जो एक्चुअल डेप्थ है उससे कम दिखाई देती है। ऐसा देखा होगा ना? जो उसकी रियल डेप्थ है, तो जो हमें विजिबल होता है वो रियल डेप्थ से कम दिखता है। ऐसे देखा है कि नहीं देखा है? Yes, sir. मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ या मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ? यार मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम आंसर दो जो मैं पूछ रहा हूँ। यस नो कुछ तो बोलो। मैं खुद को पढ़ाने नहीं आया, यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम तुम्हारे हैं। हम्म। सो उस डेप्थ को जो हमें एक्चुअल डेप्थ से रियल डेप्थ से कम दिखाई देती है उसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। ठीक है, सो रिप्लाई करो वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें ऐसे। रिप्लाई करो जल्दी जल्दी जो भी मैं बोल रहा हूँ। पता ही नहीं चल रहा है तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। सो मान लो ये एक दूसरा मीडियम है, ये एक मीडियम है, जैसे मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और ये बाहर वाला मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। ठीक है, अब जैसे मान लो ये डेंसर मीडियम है, इट इज ए डेंसर मीडियम। मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। तो इससे जो रेज आ रही होंगी, जो सीधे जाएगी वो तो सीधे उसकी आईज में चली जाएगी। बाकी जो रेज है, जैसे मान लो ये वाली रेज है, ये रे है, ये किधर चले जाएंगी? बाहर जाने के बाद किस तरफ बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल? ये बाहर वाला मीडियम रेयर मीडियम किधर बेंड होगी? Towards normal. क्यों? अभी पढ़ाया था ना, डेंसर से रेयर जाती है तो किधर बेंड होती है?
अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो किधर बेंड होगी बाहर जाने के बाद? स्पीड बढ़ जाएगी ना रे की, अंदर कम स्पीड है, बाहर जाने के बाद स्पीड बढ़ जाएगी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। ये मान लो इस डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। तो इसको पीछे हम ट्रेस करेंगे तो बाहर ये ऑब्जर्वर को किधर से आती हुई दिखेंगी? इस वाली लाइन से, है ना? समझ में आया क्या? ऑब्जर्वर को ये थोड़ा ना दिखेगा कि रे बेंड हो रही है, ऑब्जर्वर को ये रे कहाँ से जाती हुई दिखेगी? यहाँ पर। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ दिखेगी, मतलब ऑब्जेक्ट इसको थोड़ा ऊपर दिखेगा। समझ में आया? मान लेते हैं ये वाली डेप्थ है, ये रियल डेप्थ है, और ये एपरेंट डेप्थ है, डी डैश बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा। हमें डी डैश एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब देखो जनरली ये जो पॉइंट होता है, ये जो एक्स डिस्टेंस, मान लो यहाँ से ये नॉर्मल से ये एक्स डिस्टेंस दूर है, तो ये जो एक्स है इट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आई है, यहाँ पर जो आई है ऑब्जर्वर की, उसमें उसको ऑब्जेक्ट तभी देखेगा ना जब ये रेज आई में जाएंगी। हाँ, अगर ये बहुत दूर आएगा होगा तो ये वाली रेज इसकी आई में जाएंगी क्या? वो मैंने दिखाने के लिए दूर बनाया, बट ये सारी रेज, जितनी भी रेज जा रही है, सब नॉर्मल के बहुत पास से जा रही है, मतलब ये एक्स बहुत छोटा है। समझ में आया क्या? यस सर। तभी तो नॉर्मल जहां पर ऑब्जर्वर है उसकी आईज में रेज जाएंगी। समझ में आया? एक्स इज वेरी स्मॉल, तो अगर एक्स बहुत छोटा है तो ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये सब भी बहुत छोटे होंगे ना। हम्म। ये भी बहुत छोटे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ लगाओ बाउंड्री पर। क्या लिखूंगा? n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, ऐसे लिख सकता हूं ना? अब क्योंकि i और r बहुत छोटे हैं, तो इफ i एंड r और वेरी स्मॉल, तो sin i इज इक्वल टू को मैं tan i लिख सकता हूँ, और sin r को इक्वल टू मैं tan r लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? हम्म। तुम लोग सच में पढ़ रहे हो या फिर मैं टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पे? tan i कैसे? हाँ हाँ, तो पूछो ना, डाउट आया है तो। देखो तुमने पढ़ा होगा, इफ आई इज वेरी स्मॉल तो साइन आई इक्वल टू आई होता है, पढ़ा होगा ना? ये नहीं पढ़ा? मैथ्स में पढ़ा होगा ना, फिजिक्स में भी कहा, टेन आई भी आई होता है। इफ एंगल, अगर एंगल बहुत छोटे होते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, ये पढ़ा होगा ना। टेन थीटा इज इक्वल टू भी नियरली थीटा होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरे ये पढ़ा नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊं? यस तो बोलो, नो तो बोलो, कुछ तो बोलो यार। नहीं पढ़ा है सर। ये अभी तक नहीं पढ़ा तुमने? साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, किसी ने भी? इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, ठीक है। देखो इधर, इधर देखो, जैसे मान लो एंगल क्या होता है? एंगल होता है
बेसिक पे आते हैं, मैथमेटिकल टूल्स में तुमने पढ़ा होगा बट तुम भूल गए। ये रेडियस है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये एंगल थीटा है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है कि नहीं होता? ये पता है कि नहीं? ये बेसिक तो यार तुम यस तो बोलो कम से कम यार, तो मैं इतनी सिंपल चीजों में भी इतना टाइम लगा रहा हूँ फिर। यस सर पढ़ा है। हाँ, तुमने साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यस सर। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब अगर ये थीटा बहुत छोटा हो, ये थीटा अगर बहुत छोटा हो, तो ये इस थीटा, अगर ये थीटा बहुत छोटा हो, मान लो ये इस सर्कल में देखो, अगर ये एंगल बहुत छोटा हो, तो ये आर्क लेंथ, अगर मैं थीटा को बहुत छोटा कर दूं, तो ये आर्क लेंथ नियरली परपेंडिकुलर बन जाएगी ना। अगर मान लो थीटा बहुत छोटा कर दूं मैं, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है नियरली परपेंडिकुलर जैसी बन जाएगी कि नहीं बनेगी? और ये बहुत छोटा सा एंगल थीटा बनेगी या नहीं बनेगी? यस सर। समझ में आया क्या? हाँ, तो इस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लो ये थीटा है, तो इसको थीटा को मैं ये वाला फॉर्मूला लगा, एक तो फॉर्मूला लिख सकता हूँ मैं P/H साइन थीटा इज इक्वल टू, है ना, और एक थीटा ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस P/H। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा, होगा कि नहीं होगा? वैसे टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही रेडियस है, L/R इक्वल टू थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा, मैं रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ यार, पढ़ना है तो बोल दो वरना मत पढ़ो, फिर एक काम करते हैं। सर अपैरेंट डेप्थ एक बार फिर से समझा सकते हैं? वो तो टॉपिक में पढ़ा ही रहा था, तुम्हें बीच में कुछ और पढ़ा रहा हूँ, पहले ये तो क्लियर होगा तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? एक काम करो, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो। हाँ, क्या डाउट है अपरेंट डेप्थ में, बताओ मुझे। तो फिर से समझा सकते हैं? मेरा थोड़ा इंटरनेट का इशू है तो मैं ओके, फिर से बताता हूँ। N1 N2 ये दो मीडियम है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना, जी इट सर। इज ए डेंसर, इट इज ए रेयरर, ठीक है। यस ये ऑब्जेक्ट है ना, यहां से रह गई, ये रह गई इधर, ठीक है। यस सर। बाहर जाएगी रेयरर में तो किधर बेंड होगी, नॉर्मल से दूर। नॉर्मल से दूर होगी, ठीक है। नॉर्मल से दूर होगी तो ये एंगल R है, यस समझ में आया? यस सर। अवे फ्रॉम, इसको पीछे बाहर जाने से बाहर वाले को क्या लगेगा, ये कहाँ से आ रही है, पीछे ट्रेस करो इसको, ये यहाँ से आ रही है, यस। समझ में आया? हाँ तो सर। एक्चुअल में तो यहाँ इस लेवल पर था, बट बाहर वाले को इस लेवल पर दिखेगा, ठीक है।
यस तो सर। ये जो डी डैश है इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, और ये डी है इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। तो इसका फॉर्मूला लिख लो, डी डैश बाई डी इज इक्वल टू n2 बाई n1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ही निकाल सकते हैं, ठीक है। सर समझे। n2 कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बाहर वाला। n1 कौन सा है, जिस मीडियम से रे आ रही है। n2 कौन सा है, जिसमें जा रही है। ऐसे याद रखना है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट लिखो, टोटल क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में बोलते हैं TIR, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है देखो, फिर से देखो, ये मान लो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। ये रे आ रही है, ठीक है। तो बाहर बताओ किधर बेंड होगी, Away from normal. अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये ऐसे बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। मान लो मैं इस रे को और ज्यादा एंगल पर भेजूं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, मान लो इसको मैं और बढ़ा दूं, तो ये और ज्यादा बेंड होगी, बाहर होगी कि नहीं होगी। एक एंगल ऐसा आएगा जिस एंगल पर ये 90 डिग्री से बेंड हो जाएगी और सरफेस पर ट्रेवल करेगी, इस सरफेस पर ट्रेवल करेगी, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब ये कैसे निकालेंगे, मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। तो फॉर्मूला लगा दो, n1 साइन IC इज इक्वल टू n2 साइन R। R कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 कितना है, 1। तो साइन IC कितना हो जाएगा, n2 बाई n1। इससे निकल जाएगा, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, स्नेल्स लॉ लगा दो बस। तो इस मीडियम का क्रिटिकल एंगल हम ऐसे निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या। Yes, sir. अब मान लो अब मुझे बताओ कि अगर मैं इससे भी ज्यादा एंगल पर रेस भेजूं, जैसे मैंने भेजी, इस रे का क्या होगा, यस ये अंदर आ जाएगी। क्यों, तो इसी medium. क्योंकि इससे ज्यादा और कितना बेंड होगी, 90 डिग्री से, इससे ज्यादा होगी मतलब अंदर आ जाएगी। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो रे वापस अंदर आ जाती है विद सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे। अब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल क्यों बोलते हैं,
बिकॉज इसमें बिल्कुल भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ठीक है, सारी की सारी रेज अंदर आ जाती है, एक भी बाहर नहीं जाती है, टोटल होता है पूरा, इसलिए इसको बोलते हैं TIR, ठीक है, लिख लो। लेक्चर कितने बजे? 6 PM तक। लिख लिया? हाँ सर। अब लिखो स्फेरिकल रिफ्लेक्शन। इसमें भी डेरिवेशन में सेम कंसेप्ट आएगा काम में। सो इफ अगर तुम्हें अभी ये भी, या तो मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला बताऊं, या फिर तुम्हें ये आना चाहिए टेन थीटा साइन थीटा बहुत छोटा हो, थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा बहुत छोटा हो तो टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तुम्हारे एग्जाम कैसे हो रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं या फिर डेरिवेशंस भी आएंगे? डेरिवेशन आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं करवाऊं या नहीं करवाऊं, डायरेक्ट फॉर्मूला और न्यूमेरिकल कराऊं बोर्ड एग्जाम में? अरे बोलो, डेरिवेशन कराऊं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बताना है और सोल्व करना है न्यूमेरिकल्स? डेरिवेशन बताना है तो ये फिर से मैं पढ़ाता हूँ, ये सब हर जगह काम में आता है, फिजिक्स में, मैथ्स में। हम्म मुझे आवाज नहीं आ रही, कोई बोला है क्या कुछ? मेरा जवाब दोगे या फिर क्लास एंड करें?
हाँ ओके, डेरिवेशन कराता हूँ, बट इसके लिए ये तुम्हें आता है कि नहीं आता है ये मुझे बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये हर बच्चे को आती है मैथमेटिक्स में। अगर नहीं आती तो फिर मैं पढ़ाता हूँ इसको अच्छे से। इसके बिना कौन से डेरिवेशन नहीं होंगे फिर बताओ। यहाँ पे सारे डेरिवेशन में ये लगता है कंसेप्ट। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन लिखो। स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, जैसे हमने स्फेरिकल रिफ्लेक्शन पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स में, है ना, वैसे अब स्फेरिकल रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, मतलब इस तरफ ट्रांस। पहले क्या था, यहाँ पे हमने पॉलिशिंग की हुई थी, रे आ रही थी तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही थी, है ना। इस बार रे आएगी तो इसके अंदर ट्रेवल करेगी। समझ में आया क्या होगा इसमें। ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। अब तक हमने जो स्नेल्स लॉ वगैरह लगाया था वो किस में लगाया था, ये वाली सरफेस कैसी थी, प्लेन, ठीक है। मैंने बोला है ना तुम्हें, कुछ तो रिप्लाई करो यार, मैं पढ़ा रहा हूँ तो। सबके यहाँ थोड़ा नेटवर्क इश्यूज हैं। ऐसे पढ़ाई होती है क्या तुम्हारी, हर क्लास ऐसी होती है क्या, चुपचाप पढ़ते हो क्या। मेरी ऐसी आदत नहीं देखो पढ़ाने की। हम्म। यस नो बोलोगे तभी तो समझ में आएगा। मैं मुझे तुम्हारी शक्ल थोड़ा ना दिख रही है, हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं क्या। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है यहाँ बैठ के तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो ये स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से मान लो एक रे गई ऐसे, ठीक है। ये स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस पर नॉर्मल में ड्रॉ करूंगा इस सरफेस पर, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन से पास होगा, है ना। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना कुछ भी। ये एंगल है, मान लो ये एंगल है θ1, ठीक है। अब ये मान लो ये डेंसर मीडियम है अंदर वाला, तो रे किधर बेंड होगी, ये n2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले मीडियम का, रेयर मीडियम n1, रे किधर बेंड होगी, towards normal. टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। ये मान लो ये रे आ गई इधर, ठीक है। ये फाइनली रे से चली गई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया मान लो θ2, है ना। तो यहाँ इमेज बनेगी इसकी,
इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है। अब मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये एंगल है अल्फा, ये है पोल, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा, ठीक है। ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस को बोलते हैं u, पोल से इमेज की डिस्टेंस को बोलते हैं v, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो मैं n1 n2 u v r इन सब में रिलेशन निकालना है, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल्स है सब, ये थीटा, ये जो रेज है, ये एक्चुअल में दिखाने के लिए मैंने तुम्हें थोड़ा दूर दिखाया है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास से जा रही है, ऐसे एकदम पास से जा रही है, और ये वाली रेज भी एकदम पास से निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। तो इस डेरिवेशन में हमें क्या, अगर ये बिल्कुल पास से जा रही है तो ये एंगल क्या होंगे सब, ये एंगल और ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल गामा, ये सब क्या होंगे, स्मॉल क्वांटिटी। वेरी स्मॉल होंगे, ठीक है। इसलिए मैं पूछ रहा था तुम्हें वो पढ़ना है तो पहले मैं बता देता हूँ, तुम बोलते नहीं हो लेकिन कुछ भी। सो थीटा वन, यहाँ पर सारे एंगल कौन कौन से, थीटा वन थीटा टू आर स्मॉल, सारे एंगल छोटे हैं। यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने बड़े बड़े दिखाए ताकि तुम्हें डायग्राम समझ में आए। अल्फा बीटा गामा ये भी छोटे होंगे और ऑल्सो स्मॉल, समझ में आया, यस ठीक है। अब ये एंगल इतने छोटे, अगर मैं यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये एन मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो पी एन ये डिस्टेंस है, क्योंकि रे बहुत पास से जा रही है, तो ये पी एन जो डिस्टेंस है, ये पी एन इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। ये सब हमें इसमें अज्यूम करना है, ठीक है। यस अब देखो, अब जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ एम, तो ये एम एन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इन ट्राइंगल ओ एम सी, इन ट्राइंगल ओ एम सी मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा वन एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल, यस अल्फा प्लस बीटा होगा थीटा वन इन ट्राइंगल सी एम आई। मुझे बताओ ये थीटा टू प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होगा, बीटा बीटा। बीटा समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ से थीटा टू कितना होगा, बीटा माइनस बीटा गामा, माइनस गामा। ये थीटा टू आ गया। तो यहाँ से ये थीटा वन मिल गया इक्वेशन वन, और थीटा टू यहाँ से मिल गया इक्वेशन टू। ये थीटा वन थीटा टू क्यों निकाला मैंने, क्योंकि मुझे स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, ये होता है ना। साइन आई, आई कितना है थीटा वन, आर आर कितना है थीटा टू, है कि नहीं है। अब देखो साइन, अगर ये थीटा वन थीटा टू सब छोटे हैं ना, थीटा वन एंड थीटा टू इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा वन। साइन थीटा टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा टू। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, एन वन थीटा वन इज इक्वल टू एन टू थीटा टू। समझ में आया, यस ठीक है। अब थीटा वन कितना है, यहाँ से पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एन टू, थीटा टू कितना है, बीटा माइनस गामा। बीटा माइनस गामा, है ना। अब इधर अल्फा और बीटा, बीटा वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, तो ये क्या बनेगा, एन वन अल्फा प्लस एन वन बीटा इज इक्वल टू एन टू बीटा माइनस एन वन गामा, है ना। तो एक तरफ रीअरेंज करो इसको, एन वन अल्फा प्लस एन वन गामा, ठीक है, इज इक्वल टू एन टू बीटा एन वन प्लस एन टू, ये उधर जाएगा तो एन टू माइनस एन वन, ये आएगा बीटा। समझ में आया, यस हम्म।
अब देखो ये अल्फा गामा बीटा ये सब छोटे छोटे एंगल है ना? Yes. तो टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा होगा अगर बहुत छोटा है तो, होगा कि नहीं होगा? Yes, तो sir. अल्फा की जगह क्या मैं टेन अल्फा लिख दूं? गामा की जगह क्या मैं, And ये n2 था ना यहाँ पे, n n रुको यहाँ पे n1 अल्फा प्लस n1 बीटा n2 बीटा यहाँ n2 आएगा यहाँ पे easily. n2 गामा, तो ये यहाँ पे n2 गामा बन जाएगा इजीली। ठीक है, तो n1 अल्फा प्लस n1 टेन अल्फा प्लस n2 टेन गामा इज इक्वल टू n2 माइनस n1 टेन बीटा। ये लिखने से क्या होगा देखो, टेन में कन्वर्ट करने से क्या होगा, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो टेन अल्फा देखो ये एंगल अल्फा है ना, टेन अल्फा क्या होगा एम एन अपॉन ओ एन, ये होगा ना। yes. तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एन वन एम एन अपॉन ओ एन को मैं ओपी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि पी एन तो नेग्लिजिबल है। Sir. एम एन अपॉन ओपी प्लस एन टू टेन गामा, टेन गामा को मैं एम एन अपॉन And I. एन आई को मैं पी आई लिख सकता हूँ, पी आई Yes, इज वी sir. है ना, इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन टेन बीटा। टेन बीटा को क्या लिखूं, Mn by Nc. एम एन बाई एन सी। ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो इसकी, एन वन एम एन तो कैंसिल हो जाएगा, ओपी क्या है U. यू U. प्लस एन टू पी आई क्या है वी V. इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाई आर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, बट sir. ये किस केस में आया? Angles बहुत छोटे हैं. हाँ, एंगल तो बहुत छोटे हैं। ये आया कि ये सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स। क्या ये कॉनकेव सरफेस के लिए भी वैलिड होगा क्या? No, क्या sir. सभी सरफेस के लिए वैलिड होगा क्या? नहीं सर। देखो इस केस में अभी ये u क्या लेना पड़ेगा, मैं नेगेटिव, अगर जनरलाइज करना है तो u को नेगेटिव लेना पड़ेगा ना। मैंने यहाँ पे Yes, u sir. को प्लस में पुट किया है, साइन कन्वेंशन अभी नहीं लगाया है। समझ में आया? v तो चलो इस साइड है, जिस तरफ डायरेक्शन रे की डायरेक्शन है इसी तरफ, तो v तो प्लस ही है और r भी प्लस में ही है। ओनली किसको चेंज करना है मुझे, U को. u को। तो फॉर जनरलाइजेशन, ताकि कैसी भी सरफेस हो, कोई सा भी मीडियम हो, फॉर्मूला क्या बनेगा, n2 बाई वी माइनस Minus. n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। एंड देन इसमें फिर आपको सब साइन कन्वेंशन से पुट करना है। साइन कन्वेंशन कैसे लगाते हैं, जिस तरफ रेज जा रही है उस तरफ प्लस, उसके अपोजिट तरफ माइनस।
हो गया? नहीं सर, एक मिनट। हुआ? Yes, sir. यस सर। इस पे Yes. इक्वेशन कर लेते हैं। ये स्फेरिकल रिफ्लेक्शन होगा इस सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, मान लो इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1 और इधर का है 1.5, ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम पोल। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर। So find out the image distance. N1 N2 पता है ना क्या होगा? N1 वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम से रे जा रही है फॉर्मूले में, और N2 क्या होता है जिस मीडियम में रे जाएगी। हुआ?
सबसे पहले गिवन लिखो, u कितना, देखो रे इधर से इधर जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव मानना है, तो u कितना -30 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर किधर होगा, इस तरफ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पॉजिटिव यहाँ कहीं, तो पॉजिटिव लेंगे r प्लस 10 सेंटीमीटर, है ना। n1 कौन सा है और n2 कौन सा है, n1 वो जिस मीडियम से रे आ रही है, तो ये n1 है, तो n1 इज 1, और n2 वो जिस मीडियम में रे चली जाएगी, तो n2 इज 1.5। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, देन फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है, n2 बाई v, अब वैल्यू पुट करना है बस, माइनस n1 बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। इसमें साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना है, तो n2 कितना है 1.5 अपॉन v, v हमें बताना है, ठीक है। u माइनस 30 तो ये हो जाएगा प्लस n1, n1 कितना है 1 बाई u 30 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन 10, ठीक है। तो ये 1.5 इज 3/2 होता है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 3/2v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इज 0.5/10, तो ये हो जाएगा 1/20, ठीक है। सो 3/2v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30, इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 60, तो ये 3 माइनस 2 ये होगा 1/60, सो ये 30 टाइम्स, तो v कितना आएगा 90 सेंटीमीटर, प्लस में आया है। बताओ रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल? प्लस मतलब किधर बनेगी, ये पोल से राइट में बनेगी या लेफ्ट में? राइट में। Right में. राइट में, इधर Right इधर में. बनेगी ना। तो एक रे तो ये आई और एक सीधी सीधी भेज दो, यहाँ पर मिलेगी, यहाँ इमेज बनी, कितने डिस्टेंस पर 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर प्लस मतलब इन स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, प्लस मतलब रियल होता है, जैसे वहां पर प्लस मतलब वर्चुअल होता था ना मिरर में। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, और यहाँ पे वर्चुअल कब पता लगेगा, जब अगर माइनस में आंसर है, ठीक है। हाँ sir. ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। लिख लो इसको। हो गया? यस सर। ओके चलो, हटा दूं? Yes, sir. ओके, बाय बाय सर। Bye, sir. बाय। Bye, sir.